तो गाइस कल हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसका अभी पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेस स्ट्रेन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो जिस क्वेश्चन पे हमने कंप्लीट किया था वो ये था कि हम लोग पोजीशन रेशियो देख रहे थे कि एल्युमिनियम अलॉय का 0.33 था, ब्रास का 0.34 था, ब्रॉन्ज का 0.34 था, कास्ट आयरन का 0.23 से 0.27 तक था, स्टील का 0.25 से लेकर 0.33 तक था, कंक्रीट का था 0.1 से लेकर 0.2 तक, कॉर्क का था 0 और रबर का था 0.5। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही प्रतिबल टू स्ट्रेस के अनुपात को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? एसएससी जेईई में 2010 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है मॉर्निंग में। औसत भार तोड़ और औसत क्षेत्रफल, औसत भार लोड और अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम भार लोड एवं अधिकतम क्षेत्रफल, या फिर क्षणिक भार लोड या फिर क्षणिक क्षेत्रफल। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा कि सही प्रतिबल टू स्ट्रेस क्षणिक भार और क्षणिक क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि अपने स्वयं के भार के कारण एक प्रिज्मीय भार का दीर्घ कारण डेल्टा है। जब पदार्थ को समान रखते हुए बार की सभी विमाएं दोगुनी कर दी जाती हैं तो इस प्रकार प्राप्त नए बार में दीर्घ करण कितना होगा। ठीक है, यूवीआर में जेईई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है 2 डेल्टा, डेल्टा, 3 डेल्टा या फिर 4 डेल्टा। चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं और ऑप्शन देखते हैं। तो जो डेल्टा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो होता है WL/2AE। मतलब इसमें सभी जो डायमेंशन होते हैं वो अगर हम इसके 2 गुने करते हैं मतलब 2x करते हैं, सभी डायमेंशन अगर हम लोग क्या करते हैं 2x करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो L2 है वो क्या 2L1 हो जाएगा, A2 को हम कर दें तो 4A2 हो जाएगा। ठीक है, और W2 हमारा क्या हो जाएगा 8W1। तो फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा 2/W2 L2/2A2E। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं कि डेल्टा 2 को डेल्टा 1 से डिवाइड करते हैं। तो डेल्टा 2 को डेल्टा 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू हमारा हो जाएगा W1 इंटू 2L1/2 इंटू 4AE। ठीक है, अपॉन अब इसको डिवाइड करेंगे W1 इंटू L1/2A1E। ठीक है, अब इसमें से जो जो कटेगा उसको काट देंगे। W1 से W1, L1 से L1 कटेगा। ठीक है, और A1E से A1E कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और फिर हो जाएगा 4 दूना 8। ये यहाँ पे 2 से ये 2 कटा था, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हमें क्या बचेगा 8 बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब ये हमारा क्या किसका आंसर आ गया डेल्टा 2/डेल्टा 1 का। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे डेल्टा 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे, सॉरी 2 2 सा 4 हुआ था, सॉरी 4 होगा। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 इंटू डेल्टा 1। इसकी फॉर्म में हो जाएगा ये डेल्टा 1 है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हुक का नियम किस सीमा तक अच्छा अनुसरण करता है। देखिए बिहार जेईई 2016 में आया, एसएससी जेईई 2017 में आया, एमपी सब इंजीनियर 2015 में आया, एसएससी जेईई 2009, एनटीपीसी बिहार 2017 और यूवी एनुअल एई में आया हुआ है 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है वियोजन बिंदु, अनुपात की सीमा, प्रत्यास्थ बिंदु, पराभव बिंदु। अब हमें इसका आंसर देखना है कि क्या होगा। आंसर है हुक के नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल तीव्रता एवं उससे संबंधित विकृति के समानुपाती होता है। अर्थात प्रतिबल तीव्रता प्रोपोर्शनल टू विकृति होता है। ठीक, प्रतिबल तीव्रता बटे विकृति इज इक्वल टू स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को हुक का स्थिरांक या फिर प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं। हुक का नियम समानुपाती सीमा तक लागू होता है, मतलब प्रोपोर्शनल तक ही लागू होता है, उसके बाद लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एक छोटा गोला जिसका बाहरी क्षेत्रफल ए क्या है 0.36 मीटर स्क्वायर है पूरी तरह एक बड़ी घनाकार हेल से ढका हुआ है। ठीक, गोले की तुलना में हेल का आकार कारक शेप फैक्टर 0.008 है, तब घनाकार हेल का आंतरिक माप क्या होगा। ऑप्शन है 4 मीटर, 5.2 मीटर, 2.74 मीटर या फिर 10 मीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका ए है जो क्षेत्रफल था हमारा 0.36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और A2 हमारा दिया गया है, A1 इसको मानते हैं, फिर 2 क्षेत्रफल दिए गए हैं तो 6.A² होगा। ठीक, F21 इज इक्वल टू 0.008 F2 और 1 दोनों का अगर हम लेके चलेंगे, दोनों का आपस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 का अगर मल्टीप्लाई करें 1 में क्या है 0 है, डिवाइड 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर मैं इसका F11 प्लस F12 करता हूँ, F11 प्लस F12 करता हूँ, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, F11 F12 था, 1121 था, इसका आपस डिवाइस होगा, ये पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमारा क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। A1 और F12 की वैल्यू कितनी है, 1 थी हमारी, नहीं A1 की पहले लिखेंगे, 0.36 इंटू F12 की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 6A स्क्वायर 0.008 था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 0.25 पासों अनुपात वाली सामग्री के लिए प्रत्यास्था मापांक से दृढ़ता मापांक का अनुपात क्या होगा। SSC 2014 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। 0.4, 1.2, 2.0 या फिर 3.6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पेजन अनुपात होगा, रेशियो है हमारा, म्यू से इसको डिनोट करते हैं, ये होगा 0.25, मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी है हमारा, इलास्टिसिटी है हमारा E, और रिजिडिटी होगा, रिजिडिटी है हमारा G। ठीक है, अभी इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू से, तो क्या होगा, E अपॉन G इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2G इज इक्वल टू 2 इंटू 1.25। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस रेशियो एंड 0 पॉइंट मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी हमारा होगा E, और रिजिडिटी हम इसमें लिखेंगे G, और E इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 2G 1 प्लस म्यू से E अपॉन G इज इक्वल टू 2, फिर इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, म्यू की वैल्यू है ये, म्यू ने बताया भी आपको 0.25। ठीक है, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 2 1 2 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.25। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं, तो टोटल आएगा हमारा, इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 में ऐड करेंगे इसको, 2.50, तो E अपॉन जी हमारा कितना आ जाएगा, 2.50, अतः G अपॉन E हमारा कितना हो जाएगा, 1/2.5। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 से करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना पूर्व IIT JEE और लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर सीधे प्रतिबल एवं उपजी विकृति का अनुपात कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक या फिर यंग मापांक। प्रत्यास्था सीमा के अंदर कर्तन बल तथा कर्तन विकृति के मापांक या अनुपात को कहते हैं कर्तन मापांक। प्रत्यास्था सीमा के अंदर सीधा प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को कहते हैं आयतन मापांक। पॉइजन अनुपात निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, वस्तु के पदार्थ पर। पॉइजन अनुपात का मान होता है 1/4 तथा 1/3 के बीच में। आयताकार छड़ की आयतन विकृति होती है EV इज इक्वल टू E1 - 2/m। वृत्ताकार काट वाली छड़ की आयतन विकृति होती है EV इज इक्वल टू E1 - 2/m। E तथा K के संबंध में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू 3K 1 - 2/m। E तथा G के संबंध में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, EG इज इक्वल टू 2G 1 + 1/m। E G तथा K के संबंध में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K + G। एक समान बदलती काट वाली छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी, क्या होगी, डेल्टा L इज इक्वल टू 4FL पाई E D1 D2। ठीक है, नेक्स्ट है नरम इस्पात की कार्बन की मात्रा होती है, क्या होती है, 0.15 से लेकर 0.25% तक। नरम इस्पात का गलनांक लगभग होता है, क्या होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस। पॉइसन अनुपात का मान होता है पार्श्व विकृति एवं लंबाई की विकृति का अनुपात। हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल तीव्रता विकृति का होता है, क्या होता है, समानुपाती। मुख्य समतल पर कर्तन प्रतिबल का मापांक होता है, क्या होता है, 0। किसी बल की दिशा में लंब रूपी मापी गई विकृति को कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति। कोई पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है तो क्या होता है, उसकी टफनेस होती है। पिछले चैप्टर में हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई पदार्थ कटने, घिस जाने या फिर खुरचे जाने का विरोध करता है तो वह उसकी कठोरता होती है। किसी पदार्थ पर चोट लगाने व बिना कोई विचार या खराबी के उत्पन्न टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसे भंगुरता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि किसी पदार्थ को बिना किसी टूटे किसी चाप आर्क में झुकाया जा सकता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अंतिम प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को कहते हैं सुरक्षा गुणांक। बार बार भार लगाने तथा कार्य पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी हो जाती है, उसे फटीग बोलते हैं। ठीक है, जिस भार पर पदार्थ टूटता है उसे अंतिम भार बोला जाता है। ठीक, किसी पदार्थ का जितना अधिकतम प्रतिबल मान्य हो उसे क्या कहते हैं, कार्यकारी प्रतिबल। धरन की सामर्थ्य निर्भर करती है किस पे, आकृति मापांक पे। आयतन विकृति तथा आकृति मापांक बढ़ने पर धरन के परिच्छेद का जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है। तो इसके बाद ढलुआ लोहे के लिए पॉइजन अनुपात का मान होता है 0.23 से लेकर 0.27 के मध्य, मतलब बीच में, ठीक है। वह गुण जिसके कारण पदार्थ में टूटे बिना पर्याप्त विरूपण हो जाता है उसे डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। फिर अगला हम लोग एक पढ़ते हैं एक और, कि यंग मापांक का अनुपात होता है सीधा प्रतिबल और लंबाई की विकृति का। पॉइजन अनुपात का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकार पर। किसी पदार्थ का आघात सामर्थ्य होता है, प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, उसकी कड़ाई को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगला चैप्टर हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा आज का पार्ट 1 था, लेसन 1 का, जो हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ रहे थे। अगला जो चैप्टर होगा हमारा सम्मिश्र एवं संयुक्त प्रतिबल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड स्ट्रेसेस। ठीक है, जिन्होंने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, मैकेनिक्स की पूरी हम लोग ने सीरीज डाल रखी है, जाके देख सकते हैं वीडियो पे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी क्वेरी भी कर सकते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।